बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज से कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने आपको ये बताया कि तेजस MK2 मिराज 4000 की कॉपी है। भारत ने फ्रांस से मिराज 4000 के ब्लूप्रिंट्स हासिल किए और बाद में उनमें चंद मॉडिफिकेशंस करके तेजस MK2 का मॉड्यूल बना दिया। अब आपने दो अल्फाज को अपने जहनों के अंदर रखना है, ब्लूप्रिंट्स और मॉड्यूल। अब इस वीडियो के ऊपर भारत के ग्रुप की जानिब से अजीबोगरीब किस्म का रद्द अमल दिया गया। चंद लोगों का ये कहना था कि मिराज 4000 नामी कोई भी लड़ाका त्यारा दुनिया में मौजूद ही नहीं, और अक्सर लोगों का ये कहना था कि मिराज 4000 एक मीडियम कैटेगरी का फाइटर जेट था, जबकि तेजस MK2 एक लाइट कैटेगरी का फाइटर जेट है। अक्सर लोगों की जानिब से ये कहा गया कि मिराज 4000 और तेजस MK2 की एयर इनटेक के अंदर काफी वाज़ेह फर्क हमें नजर आता है, और चंद लोगों का ये कहना था कि इस फाइटर जेट के अंदर जो किनार्ड्स लगाए गए हैं वो मिराज 4000 के अंदर मौजूद ही नहीं है। और अक्सर लोग ये कह रहे थे कि मिराज 4000 के किनार्ड्स और तेजस के किनार्ड के अंदर अच्छा खासा फर्क है, जबकि मैंने अपनी उस वीडियो के अंदर ये वाज़ेह किया था कि तेजस MK2 के मॉड्यूल को नई टेक्नोलॉजी के साथ बनाया गया है। मिराज 4000 1980 की टेक्नोलॉजी है और तेजस MK2 2022 की टेक्नोलॉजी है। इन दोनों लड़ाका हथियारों के दरमियान कमोबेश 40 साल का फर्क है, और 40 साल के अंदर टेक्नोलॉजी कितनी मैच्योर हो चुकी है आप तमाम लोग अच्छी तरह जानते हैं। खैर, मैंने आपको कहा था कि ब्लूप्रिंट्स और मॉड्यूल को आपने अपने माइंड के अंदर बिठा कर रखना है। इन दोनों अल्फाज को लेकर भारतीयों की जानिब से बहुत ही ज्यादा शोरगुल मचाया गया, खास तौर पर ब्लूप्रिंट्स को। मैं इस सोच में पड़ गया कि जो मैंने ब्लूप्रिंट्स प्रोनाउंस किया है, शायद इसकी प्रोनाउंसिएशन के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई है। शायद ये लोग ये कहना चाहते हैं कि ये ब्लूप्रिंट्स हैं, ब्लूप्रिंट्स नहीं है। जबकि मैंने गौर किया जब इनकी बातों के ऊपर, तो मुझे पता चला कि जिस सोहबत के अंदर ये बैठते हैं ये उसका असर हमें नजर आ रहा है। और ये लोग ब्लूप्रिंट्स होते क्या हैं या ब्लूप्रिंट्स होते क्या हैं इस बारे में भी नहीं जानते, क्योंकि इसके अंदर सोच का फर्क आ जाता है। ब्लूप्रिंट्स या ब्लूप्रिंट्स को हम दो तरह प्रोनाउंस कर सकते हैं। ज्यादातर लोगों की जानिब से ब्लूप्रिंट्स कहा जाता है इन अल्फाज को, जबकि इनकी असल प्रोनाउंसिएशन है ब्लूप्रिंट्स। अब जो इन लोगों के दिमाग के अंदर कचरा भरा हुआ है इन अल्फाज को लेकर, तो इनकी इतला के लिए अर्ज है कि जो हम स्केच बनाते हैं उनको हम प्रिंट्स कहते हैं, और कदीम दौर से स्केच को ब्लू कपड़े या ब्लू पेपर के ऊपर बनाया जाता था, और आज भी ऐसा ही हो रहा है। इसके पीछे कई साइंटिफिक रीजंस मौजूद हैं, और सबसे पुराना जो इस वक्त दुनिया के अंदर ब्लूप्रिंट मौजूद है वो 9000 साल पुराना है, जो कि जॉर्डन के अंदर से दरियाफ्त हुआ। अब वो कोई मूवी नहीं है, और ना ही उस जमाने के अंदर मूवियां बनती थी। उसके बाद आया था मॉड्यूल। मॉडल और मॉड्यूल के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। इन दोनों अल्फाज के तर्जमे के अंदर भी अच्छा खासा फर्क है, इसलिए आप पहले जाएं और जाकर मॉड्यूल और मॉडल के अंदर फर्क पता कर लें। हो सकता है मेरे से मिस्टेक हुई हो और हो सकता है आप गलत हो, लेकिन जिस तरह आप बात करते हैं उससे पता चलता है कि आपकी सोहबत किस तरह की है। अब ये इतनी लंबी चौड़ी बात करने के पीछे की भी एक रीजन है। जब भी हम भारत के ऊपर बात करते हैं तो इनको GF-17 थंडर याद आना शुरू हो जाता है, और ये लोग कहते हैं कि GF-17 थंडर चाइनीज फाइटर जेट है। ये लड़ाका त्यारा पाकिस्तान का लड़ाका त्यारा नहीं है। अगर ये पाकिस्तान का लड़ाका त्यारा है तो साबित करें। उसके अलावा इन लोगों का ये भी कहना है कि GF-17 थंडर का कोई एक भी पार्ट पाकिस्तान मैन्युफैक्चर नहीं करता। पाकिस्तान सिर्फ इस फाइटर जेट के ऊपर पेंट करता है, और वो पेंट भी मेड बाय चाइना होता है। वैसे तो इस टॉपिक को मैं पहले भी कवर कर चुका हूं, लेकिन इनकी इंफॉर्मेशन में इजाफे के लिए एक बार फिर मैं इस टॉपिक को कवर कर रहा हूं, और शायद आखिरी बार इस टॉपिक के ऊपर मैं बातचीत कर रहा हूं। अब क्योंकि हम GF-17 थंडर के ऊपर बात कर ही रहे हैं, तो जिन लोगों की जानिब से इस लड़ाका त्यारे के ऊपर बात की जा रही है उनके लड़ाका त्यारे के ऊपर भी बात करना बनती है। GF-17 थंडर के बारे में पाकिस्तान की जानिब से उस वक्त सोचा गया जब अमेरिका ने F-16 फाइटर जेट्स के पार्ट्स की सप्लाई पाकिस्तान को मुअत्तल कर दी। पाकिस्तान के पास उस वक्त दो ऑप्शन मौजूद थी, या तो पाकिस्तान अपना खुद से एक लड़ाका त्यारा बनाए, या फिर पाकिस्तान कोई और लड़ाका त्यारा खरीदे। पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से सोचा गया कि कब तक हम दूसरों के ऊपर इन्हिसार करते रहेंगे, अब हमें अपना खुद से एक लड़ाका त्यारा बनाना चाहिए। पाकिस्तान के पास इससे पहले लड़ाका त्यारों को बनाने के बारे में कोई भी एक्सपीरियंस मौजूद नहीं था। हाल बत्ता इससे पहले
पहले पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से अपने मिराज फाइटर जेट्स को अपग्रेड किया गया था, लेकिन अपग्रेडेशन के अंदर और एक नया लड़ाका त्यारा बनाने के अंदर जमीन आसमान का फर्क होता है। अब क्योंकि पाकिस्तान के पास लड़ाका त्यारा बनाने से मुतल्लिक कोई भी एक्सपीरियंस मौजूद नहीं था, इसलिए पाकिस्तान ने अपने दोस्त मुल्क चीन से राब्ता किया और चाइना को अपनी तमाम रिक्वायरमेंट्स बताई और फिर इन दोनों ममालिक की जानिब से मिलकर इस लड़ाका त्यारे के ऊपर काम शुरू कर दिया गया। पाकिस्तानी इंजीनियर्स पाकिस्तान से चाइना गए और वहां पर जाकर लड़ाका त्यारे की मैन्युफैक्चरिंग से मुतल्लिक नॉलेज हासिल करना शुरू कर दिया। GF-17 थंडर ब्लॉक 1 के जितने भी प्रोटोटाइप्स और यूनिट्स बनाए गए वो तमाम के तमाम चाइना के अंदर बने और इस दौरान हमारी जानिब से PSC कामरा के अंदर इन लड़ाका त्यारों को बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया गया। GF-17 थंडर ब्लॉक 1 के अंदर जितने भी पार्ट्स इस्तेमाल हुए तमाम के तमाम चाइना ने बनाए। उसके बाद बारी आती है GF-17 थंडर ब्लॉक 2 की। पाकिस्तानी इंजीनियर्स ने अब तक फाइटर जेट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर काफी ज्यादा नॉलेज हासिल कर लिया था और पाकिस्तानी इंजीनियर्स इस लड़ाका त्यारे का एयर फ्रेम बनाने के काबिल हो चुके थे। इसलिए GF-17 थंडर के चंद टेस्टिंग यूनिट्स को तो चाइना के अंदर बनाया गया, लेकिन बकिया तमाम एयर फ्रेम पाकिस्तान के अंदर ही मैन्युफैक्चर हुआ। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा, पाकिस्तान चाइना और अपने दोस्त ममालिक के साथ मिलकर फाइटर जेट्स की टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा था और पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से फाइटर जेट्स के काफी अहम पार्ट्स को अब तक पाकिस्तान के अंदर ही मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया गया था। और जब GF-17 थंडर ब्रावो हमारे सामने निकल कर आया, उसमें हमने देखा कि GF-17 थंडर ब्रावो के काफी अहम कंपोनेंट्स और एयर फ्रेम को पाकिस्तान एयरफोर्स ने खुद मैन्युफैक्चर किया है, क्योंकि पाकिस्तान के पास इससे पहले लड़ाका त्यारा बनाने से मुतल्लिक कोई भी नॉलेज मौजूद नहीं था। इसलिए पाकिस्तान ने अपने दोस्त ममालिक से टेक्नोलॉजी हासिल की। चीन से पाकिस्तान ने GF-17 थंडर के अंदर इस्तेमाल होने वाले जितने भी कंपोनेंट्स हासिल किए उनको ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत हासिल किया। अब जो GF-17 थंडर ब्लॉक 3 हम देखते हैं, इस फाइटर जेट के अंदर इंजन रशियन है, रेडार इसके अंदर पाकिस्तान ने चाइना से हासिल किया ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत, क्योंकि आज से पहले पाकिस्तान ने खुद से कोई भी रेडार नहीं बनाया था। इसके अंदर जो कंप्यूटर इस्तेमाल किया जाता है वो पाकिस्तान ने चाइना से हासिल किया है, लेकिन इस कंप्यूटर की जितनी भी प्रोग्रामिंग की गई है ये पाकिस्तान की जानिब से खुद की गई है। इस वक्त जो हमारे पास GF-17 थंडर मौजूद है उसके अंदर अगर कोई सामान चाइना से बनकर आता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ इसका कंप्यूटर, या फिर इसके अंदर हम रशियन इंजन इस्तेमाल कर रहे हैं। आने वाले वक्त के अंदर चाइनीज WS-13 इंजन हम GF-17 थंडर के अंदर इस्तेमाल करने वाले हैं और ये इंजन भी पाकिस्तान ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत बनाएगा। अब ये जितना भी सामान मैंने आपको बताया है ये तमाम का तमाम चाइनीज है, लेकिन पाकिस्तान ने इसकी टेक्नोलॉजी हासिल की और इसको पाकिस्तान के अंदर खुद बनाया। जब भी कोई चीज आप पहली दफा बना रहे होते हैं तो आपको उसके अंदर मदद दरकार होती है। बगैर मदद के आप कभी भी अकेले कुछ भी नहीं बना सकते। जैसे जैसे आपको उस चीज से मुतल्लिक एक्सपीरियंस हासिल होता जाता है वैसे वैसे आप खुद इंसार होते जाते हैं और पाकिस्तान ने भी ऐसा ही किया। अब जो लोग ये कहते हैं कि चाइनीज फाइटर जेट है, पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ इसको असेंबल करता है, तो उनकी इतला के लिए अर्ज है कि इस लड़ाका त्यारे का प्रोग्राम जब शुरू किया गया तो इस प्रोग्राम के अंदर चाइना और पाकिस्तान दोनों 50-50% के पार्टनर्स हैं, लेकिन इस लड़ाका त्यारे में जो भी इक्विपमेंट इस्तेमाल किया जाएगा वो पाकिस्तान की इजाजत के बगैर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अगर ये चाइना का लड़ाका त्यारा होता तो चाइना कब से कह रहा है कि हमने इसके अंदर WS-13 इंजन लगाना है, ये इंजन रशियन इंजन से बेहतर है। अगर ये लड़ाका त्यारा चाइना का ही होता तो चाइना कभी भी इसके अंदर रशियन इंजन ना लगा के देता, जबकि रशियन इंजन पाकिस्तान खुद हासिल नहीं करता बल्कि चाइना रशिया से हासिल करके देता है। और भारतीयों का RD-93 के बारे में भी ये कहना है कि इस इंजन को तो हम मैन्युफैक्चर करते हैं, और वो कुछ इस तरह इस इंजन के बारे में कहते हैं कि जिस तरह रशिया भी इन इंजन को भारत से हासिल करता है और चाइना भी भारत से ही खरीदता है, जबकि भारत शायद ये भूल गया कि चाइना के अंदर भी ये इंजन मैन्युफैक्चर होते हैं। चाइना के पास भी इन इंजन को बनाने का लाइसेंस मौजूद है, लेकिन रशिया की इजाजत के बगैर चाइना इन इंजन को एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। अब आप मुझे बताएं कि तेजस के अंदर जो आप इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या भारत का बना हुआ है या क्या तेजस 100% भारतीय लड़ाका तैयार है? अगर GF-17 थंडर का इंजन रूसी साख्त है तो तेजस का इंजन भी अमेरिका से बनकर आता है। अगर GF-17 थंडर के अंदर चाइनीज
रडार लगाया गया है, तो तेजस के अंदर भी इजराइल का बना हुआ रडार लगाया गया है। हाँ, अलबत्ता इन लड़ाका हथियारों के लिए भारत की जानिब से एक लंबे अरसे से ईसा रडार बनाने की कोशिश की जा रही है और अब जो रिपोर्ट्स निकलकर सामने आई हैं उनके मुताबिक भारत ने ये ईसा रडार बना लिया है, जिसको हम उत्तम ईसा रडार के नाम से जानते हैं। और ये भी भारत ने अकेले नहीं बनाया, जबकि भारत ने अपने दोस्त ममालिक की मदद हासिल की है इस रडार को बनाने के लिए। भारतीयों की जानिब से जो कहा जाता है कि तेजस हमारा लड़ाका हथियार है, क्या भारतीय ये जानते हैं कि इस लड़ाका हथियार के साथ जो वेपनरी इंटीग्रेट की गई है वो किस मुल्क की है? इस लड़ाका हथियार के अंदर जो GSH-23 गन इस्तेमाल की गई है वो रशिया की बनी हुई है और GF-17 थंडर के अंदर भी जो गन इस्तेमाल की गई है वो भी GSH-23 है। लेकिन ये 1960 का जमाना नहीं चल रहा जहां पर गन्स के साथ जंग लड़ी जाती हो। आजकल की जंगों के अंदर मिसाइल्स चलते हैं और फाइटर जेट्स को शूट डाउन करने के लिए एयर टू एयर मिसाइल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। GF-17 थंडर के साथ जो अब तक एयर टू एयर मिसाइल्स इंटीग्रेट किए जा चुके हैं उनकी एक लंबी लिस्ट है, जिनको अगर मैं यहाँ पर गिनवाने बैठ गया तो शायद ये वीडियो 30 मिनट से भी ज्यादा लंबी हो जाए। और ये एयर टू एयर मिसाइल्स पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलकर बनाए हैं, जिनके अंदर PL-15 एयर टू एयर मिसाइल भी शामिल है। उसके अलावा पाकिस्तान की जानिब से अब फेज 1 और फेज 2 एयर टू एयर मिसाइल्स भी बना लिए गए हैं। एयर टू एयर मिसाइल्स तो भारत ने भी बनाए हैं, जिनके अंदर अस्त्रा 1 और अस्त्रा 2 शामिल हैं। लेकिन तेजस का जो पहला मॉडल है वो अस्त्रा मिसाइल को कैरी ही नहीं कर सकता, वो सिर्फ R-73 डर्बी एयर टू एयर मिसाइल, पाइथन 5 और SRAM को कैरी कर सकता है। इन तमाम मिसाइल्स की जब आप रेंज उठाकर देखते हैं तो इनमें से कोई एक भी मिसाइल ऐसा नहीं है जिसकी रेंज 100 किलोमीटर हो। लेकिन तेजस मार्क 1A के साथ भारत ने इस वक्त अस्त्रा 1 एयर टू एयर मिसाइल को इंटीग्रेट कर लिया है और इस मिसाइल की रेंज 100 किलोमीटर से ज्यादा है। कहा जाता है कि इसकी रेंज 120 किलोमीटर है। लेकिन ये मिसाइल भी अभी ठीक तरह तेजस मार्क 1A के साथ इंटीग्रेट नहीं हो पाई। इसको इस फाइटर जेट के साथ सही तरह इंटीग्रेट करने के लिए भारत को तेजस के लिए नए पायलोन बनाने पड़ेंगे या फिर किसी दूसरे मुल्क से हासिल करने पड़ेंगे। अब हमारे पास चाहे चीनी कबाड़ का टुकड़ा है, लेकिन उसके साथ एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड वेपनरी के अंदर बहुत ज्यादा वैरायटीज मौजूद हैं। लेकिन वहीं भारत ने अभी तक कोई भी ऐसा लॉन्ग रेंज एयर टू ग्राउंड वेपन तेजस के साथ इंटीग्रेट नहीं किया जिसकी रेंज 400 किलोमीटर से ज्यादा हो। वहीं हम JF-17 थंडर के साथ रात क्रूज मिसाइल को इंटीग्रेट कर चुके हैं। भारतीयों की जानिब से कहा जाता है कि ब्रह्मोस NG का नाम आप लोगों ने सुना है। उनकी इतला के लिए अर्ज है कि ब्रह्मोस NG को तेजस के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन वो अभी तक बन नहीं पाया। जो सुखोई Su-30 MKI के साथ आपने ब्रह्मोस अटैच किया है, जिसके अलग अलग वेरिएंट्स हैं, उनके अंदर ब्रह्मोस NG शामिल नहीं होता। जो ब्रह्मोस का नेवल वर्जन सुखोई Su-30 MKI के साथ इंटीग्रेट किया गया है वो कोई और वर्जन है। तेजस के लिए एक अलहदा वर्जन बनाया जा रहा है, यानी अभी बन रहा है। वहीं पाकिस्तान की जानिब से JF-17 थंडर के साथ कई एंटी शिप मिसाइल्स को अटैच किया जा चुका है, जो कि ब्रह्मोस से भी ज्यादा खतरनाक हैं। अब मैं उनको यहाँ पर गिनवाने बैठ गया तो फिर वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। अब आप बात करते हैं टेक्निकल पॉइंट्स की। मैं यहाँ पर किसी को क्लासेस देने नहीं बैठा जो कि मैं टेक्निकल पॉइंट्स को यहाँ पर डिस्कस करूं और ऐसे ऐसे टेक्निकल पॉइंट्स बताऊं जिसका कि आम इंसान को पता ही ना हो। इसलिए मेरी ये कोशिश होती है कि आम अल्फाज के अंदर अपनी बात आप लोगों तक पहुंचाई जा सके। लेकिन भारतीयों की जानिब से कहा जाता है कि टेक्निकल पॉइंट्स को तो आप बीच में लाए नहीं। अब अगर मैं टेक्निकल पॉइंट्स को बीच में ले आया तो आपने फिर बहुत ज्यादा रोना है। लेकिन कोई बात नहीं, आप बार बार दरख्वास्त करें तो अब जो हम वीडियो बनाने वाले हैं तेजस MK2 के ऊपर, उसके अंदर मैं आपको ऐसे ऐसे टेक्निकल पॉइंट्स बताऊंगा कि शायद ही आप लोगों ने कभी सुने हों और मैं आपको तेजस के बारे में वो चीजें बताऊंगा जो कि शायद आप लोगों के यूट्यूबर्स को पता हो। क्योंकि आपके यूट्यूबर से अगर ये सवाल पूछ लिया जाए कि तेजस के अंदर कितने सेंसर्स इस वक्त इंस्टॉल किए गए हैं, इसके अंदर कितने स्टेबलाइजर्स इस वक्त मौजूद हैं, शायद ही कोई भारतीय इस बारे में जानता हो, क्योंकि इनको टेक्निकल पॉइंट्स के अंदर घुसने का बहुत ज्यादा शौक है। तो आपको मैं टेक्निकल पॉइंट्स के साथ सारी डिटेल फराहम करूंगा। लेकिन उससे पहले आप ये काम करें कि आप मुझे ये बताएं कि तेजस मार्क 2 कब आने वाला है और भारत ने उसके अंदर कौन सा इंजन इस्तेमाल करना है और वो किन किन खुसूसियात का हामिल होगा। खैर, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।